अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हानी फिजिक्स लैब। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और टॉपिक है आज का हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट या रेजोनेंस सीरीज सर्किट। रेजोनेंस सीरीज सर्किट होता क्या है? रेजोनेंस सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा किसी वोल्टेज सोर्स के साथ। तो इस सूरत में हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो सर्किट आरएलसी सीरीज सर्किट कहलाएगा या रेजोनेंस सीरीज सर्किट कहलाएगा। इसका तीसरा नाम एक्सेप्टर सर्किट भी है। देख लेते हैं यह सर्किट किस तरह से बनता है स्टूडेंट्स। The circuit in which resistance R, inductance L and capacitance C are connected in series to a alternating voltage source is known as series resonance circuit or RLC series circuit। स्टूडेंट्स देख लेते हैं यहां पे ये आपको सर्किट डायग्राम फिगर ए के अंदर शो है। इस डायग्राम में रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को तीनों को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, इसलिए हमें समझ आ गई कि ये सर्किट सीरीज है, सीरीज में कनेक्ट है एंड टू एंड। और ये तीनों चीजें सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, तो ऐसा सर्किट आपके पास क्या कहलाएगा? सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज को देखते हैं कि हमारे पास ये सर्किट किस तरह से वर्क करता है और हम इसका यूज किस तरह से करते हैं, इसमें रेजोनेंस कैसे पैदा होती है, एक्सप्लेन करते हैं। वी कंसीडर ए आरएलसी सीरीज सर्किट एज शोन इन अ फिगर ए। आपके पास फिगर ए में आरएलसी सीरीज सर्किट मौजूद है और वो दिखाया गया है। फिगर ए को देखें, ये आरएलसी सीरीज सर्किट आपके पास यहां पे मौजूद है। इस सर्किट में को हमने कनेक्ट किससे किया है? When an alternating voltage source of varied frequency is applied, then its impedance is shown in a figure B। जैसे इसको हम पोटेंशियल V देंगे, वोल्टेज देंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इस सूरत में इसके अंदर जो इंपीडेंस पैदा होगा वो इंपीडेंस फिगर बी में आपके पास शोन है। इंपीडेंस आपके पास क्या होता है? इंपीडेंस सम है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंसेस का। आपके पास इस सर्किट में रेजिस्टेंस R है, रिएक्टेंसेस दो हैं, इंडक्टर की भी है, इंडक्टिव भी है और कैपेसिटिव भी है। तो सर्किट डायग्राम आपके पास इंपीडेंस की कुछ यूं बनेगी। R along x axis, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिलो द मीन लाइन, जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस अबव द मीन लाइन, दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में मैं एंगल थीटा देखना चाहूं तो एंगल थीटा इसमें कितने डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Where resistance is equal to R, सामने रेजिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? R है। इंडक्टिव रिएक्टेंस is equal to XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको नजर आ रही है XL, जबकि XL किसके बराबर होगी? ओमेगा L की। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है इंपीडेंस डायग्राम के मुताबिक? XC is equal to 1 over omega C। While XL and XC are opposite in direction, दोनों आपके पास opposite in direction है। एंगल थीटा भी आपने ड्रा किया, सामने आपको फिगर बी के अंदर मौजूद है, नजर आ रहा है। एक above the mean line है, एक below the mean line है, दोनों opposite in directions में हैं इस तरह से। इसका यह मतलब कि दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा बनेगा वो 180 डिग्री बन रहा है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी दे रखता हूं तो इस सूरत में ये
आपके पास सर्किट टोटली बिहेव किसके तौर पे कर रहा है, आर एल के तौर पे काम करेगा, आर एल सीरीज सर्किट के तौर पे। वो क्यों, जरा देखते हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी लूं तो ओमेगा एल डोमिनेंट हो जाएगा और ओमेगा सी की वैल्यू 0 के करेंगे, और इस सूरत में ये जब ओमेगा आपके पास एक्स सी होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी और इसकी वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी, और ये आपके पास इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका ये मतलब कि जिस वक्त मैं हाई फ्रीक्वेंसी को रखूंगा, अगर मेरे पास वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी की है, तो इस सूरत में ये सर्किट आपके पास डोमिनेंट होगा, किसकी वजह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से। तो इस सूरत में ये बिहेव किसके तौर पे करेगा, आरएल सीरीज सर्किट के तौर पे। देख लेते हैं कैसे। एट हाई फ्रीक्वेंसी, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, फ्रीक्वेंसी जैसे हाई होती है तो इस सूरत में एक्सएल वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्ससी। इस बात का ये मतलब कि एक्सएल की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है बनिस्बत एक्ससी के, एक्ससी बहुत ही कम होगी, और ये कम होना शुरू हो जाएगी, ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस बात में नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, दस इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स, इस सूरत में डोमिनेट करेगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये सर्किट बिहेव करेगा किसके तौर पे, आर एल सर्किट के। इसका ये मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी हम नहीं दे सकते। अब हम कहते हैं जरा लो फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज पे फिर एक प्रॉब्लम है। लो फ्रीक्वेंसी पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं तो इस सूरत में एक्सएल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ये डिक्रीज होता है जबकि ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी पे एक्ससी डोमिनेट हो जाएगा। कैसे, देखते हैं कि आपके पास इफ फ्रीक्वेंसी इज लो then xc become very very greater than xl, xl से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सूरत में क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स एंड बिहेव लाइक आरसी सर्किट। इस सूरत में जो सर्किट होगा वो बिहेव करेगा आरसी सीरीज सर्किट के तौर पे, क्योंकि आपके पास xc बहुत बढ़ जाएगी xl से। तो इस सूरत में हमारे पास फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई लो फ्रीक्वेंसीज पे। अब हम इस सर्किट में अंदर रेजोनेंस इस तरह लाते हैं कि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी को तलाश करते हैं जिसके ऊपर आपके पास ये सर्किट ना आरएल बने ना आरसी बने। वो सर्किट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। देखते हैं अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। दिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें ओमेगा की वैल्यू आर फॉर रेजोनेंस, between low and high value of frequencies where XL become equal to XC is known as resonance frequency। हमारे पास लो और हाई फ्रीक्वेंसीज के दरमियान एक ऐसी वैल्यू जरूर मौजूद होगी जिस पर ओमेगा और आपके पास कैसे क्या कहलाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का होगा। वो कैसे कि XL बराबर किसके हो जाएगी, XC की। तो हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास इस सर्किट में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जरूर मौजूद होगी जिसपे XL बराबर हो जाए XC के, और इस सूरत में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो हमें ये बात क्लियर होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा क्या, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस सूरत में आपके पास XL और XC दोनों आपस में अपोजिट होंगे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इस सूरत में जो इंपीडेंस होगा वो टोटली हमारे पास रेजिस्टिव होगा। तो आपके पास इसका इंपीडेंस क्या आएगा, ये तो आपके पास फिगर बी में ये टोटली रेजिस्टिव हो गया। तो इंपीडेंस टोटली किसके हो जाएगा, रेजिस्टिव।
तो इस सूरत में हमारे पास जो इंपीडेंस आएगा इसका वो टोटली रेजिस्टिव होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो आपके पास ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो XL बराबर है XC के। XL आप जानते हैं कि XL बराबर होता है ओमेगा L के और XC बराबर है 1 ओवर ओमेगा C के। वैल्यूज इनकी पुट की हैं। अब हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है तो हम ओमेगा की वैल्यू को पुट करते हैं। ओमेगा बराबर है 2 पाई f के। वैल्यूज को जरा देखें। ओमेगा किसके बराबर है आपके पास 2 पाई f के। तो आपने रेजोनेंस के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है r के फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहां पे वैल्यू बन जाएगी 2 पाई f ऑफ r इंटू एल और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई f ऑफ r इंटू सी। आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करते हैं तो f मल्टीप्लाई f स्क्वायर हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर 2 पाई l यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे डिवाइड होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंडक्टेंस L डॉट। यहां पे f ऑफ r यहां से इस जगह पर मल्टीप्लाई हो चुका है तो 2 पाई c, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई c वैल्यू यहां पे बच जाएगी 1। अब 2 पाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा डॉट 1 ओवर L C। f ऑफ r ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो जब f स्क्वायर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो f ऑफ r यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 पाई डॉट 1 डिवाइडेड बाय LC स्क्वायर रूट। 1 मल्टीप्लाई 1 2 पाई इंटू LC स्क्वायर रूट, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये जो टोटल रिजल्ट आया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का f ऑफ r इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई LC स्क्वायर रूट, ये आपके पास रिलेशन क्या कहलाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अगर आपने इस सर्किट या किसी भी RLC सर्किट की आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए ये वाला रिलेशन आप यूज करेंगे। अब इसी रिलेशन के तहत हमारे पास चंद इसकी प्रॉपर्टीज हैं RLC सीरीज सर्किट की। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 ओवर 2 पाई LC स्क्वायर रूट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि क्योंकि XL और XC इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और इंपीडेंस सिर्फ आपके पास रेजिस्टिव होगा। इस सूरत में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, दोनों इन फेज हो गई, thus पावर फैक्टर इज 1, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे कि आप पावर फैक्टर के बारे में जानते हैं कि पावर फैक्टर यहां पे मैक्सिमम होगा और पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। एट रेजोनेंस द करंट इज मैक्सिमम, रेजोनेंस बाय ग्राफ फिगर सी में देखते हैं। फिगर सी में ये जो डॉट लगा हुआ है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। ये ग्राफ हमने ड्रॉ किसके अगेंस्ट किया है, ये करंट आई है और ये आपके पास यहां पे फ्रीक्वेंसीज हैं। अब इस सूरत में हमने जो इस ग्राफ को ड्रॉ किया है ये फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इस पॉइंट पे ये कोई फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की कोई तो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे आपके पास क्या हुआ है,
XL और XC बराबर हो गए हैं तो करंट ड्रॉन जहां पे मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। तो इस सूरत में करंट मैक्सिमम होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, पोटेंशियल भी मैक्सिमम मीन के वोल्टेज। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, तो इसी वजह से ये एक्सेप्टर भी कहलाता है। एक्सेप्टर का मतलब ये है कि ये करंट को मैक्सिमम ड्रॉ कर रहा है, जिस वजह से RLC का एक और नाम क्या है, एक्सेप्टर सर्किट भी है। रेजोनेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और अक्रॉस कैपेसिटर होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्स वोल्टेज V से ज्यादा हो भी सकता है। ये हमेशा ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। इस बात का ये मतलब है कि जो पोटेंशियल या वोल्टेज इंडक्टर L के क्रॉस है और जो C के है, इन दोनों के पोटेंशियल हमारे पास एक तो बराबर होंगे, बराबर भी होंगे, और ये सोर्स वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे तरह से समझ आई होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।